जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आवर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में यूनिट 8 नाटक विधा से संबंधित यूनिट है। आपके पाठ्यक्रम में देखें तो प्रसाद जी के एक नहीं बल्कि 3 नाटक लगे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रसाद जी आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, और आपको एक तरीके से हिंदी साहित्य में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इनके नाटक के बारे में जो चंद्रगुप्त नाटक है, जो कि ऐतिहासिक नाटक है, 1931 में इनके द्वारा ये रचा गया नाटक। हालांकि इससे पूर्व भी कल्याणी परिणय के रूप में यही नाटक 1912 में आ चुका था, लेकिन जो हमारे सामने उसी का परिवर्धित रूप आता है कल्याणी परिणय का, वो चंद्रगुप्त नाटक के रूप में आता है। तो ये जो चंद्रगुप्त नाटक है 1931 ईस्वी में जो दिया गया है, बाद में यही नाटक 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी प्रकाशन में आया था। नाटक में है क्या? कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित किया गया है कि कैसे सिकंदर यहाँ आक्रमण करता है, सेल्यूकस की संधि होती है, भारत के गौरवगान को, कि कैसे पहले हमारा भारत एक अखंड भारत की संकल्पना में निहित नहीं था, खंड खंड विभाजित था, लेकिन आर्यावर्त को बचाने के लिए अलछेंद्र का आक्रमण हो या नंद कुल की पराजय करना हो या सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त भारत की आन बान शान के रूप में यहाँ पे आते हैं। और जिस तरीके से आपने इनका स्कंदगुप्त नाटक पढ़ा होगा, तो उस समय, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति 1931 आप देखते हैं कि हम गुलामी में थे और उस समय लोगों को जागरूक भी करना था, जिनकी अंतश्चेतना सोई थी उन्हें जगाना था। ये बहुत अच्छा प्रयास था। नाटक विधा के माध्यम से अपनी बातों को मतलब कि लोगों के सामने रखना, वो बहुत अच्छी बात थी। तो ये जो नाटक हम देखेंगे, सबसे पहले हर एक नाटक में आप देखिए कि इनके इस नाटक को 4 अंकों में विभाजित करके देखा गया और अंकों में ही दृश्य बने हैं। यानी अगर हम अंक 1 पढ़ेंगे तो एक अंक में कुल 11 दृश्य हैं। तो हम आपको बताते रहेंगे कि देखिए ये पहला अंक चल रहा है, कौन सा दृश्य चल रहा है, और हर एक दृश्य में कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति होंगी जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब यूजीसी नेट का डिमांड है कि आप कितने डेप्थ में पढ़ो, इसलिए हम पूरा नाटक एक एक करके कई पार्ट में होगा, आपको पूरा नाटक सुनना होगा। जो इम्पोर्टेंट है उनको पंक्तियों को नोट डाउन करना होगा। सबसे पहले देखिए पात्र परिचय। पात्र परिचय में जो पुरुष पात्र हैं, पुरुष पात्र में है चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये है मौर्य साम्राज्य के निर्माता, यानी मौर्य साम्राज्य का नंदकुल को पराजित करके भारतवंश को, भारत जो देश है उस समय कह सकते हैं कि उन जैसे राजाओं की वजह से ही भी पतित हो रहा था। तो एक प्रतिज्ञा लेके मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित करके चाणक्य ही जो होते हैं विष्णुगुप्त के रूप में। तो ये जो है नाटक के केंद्र में अहम भूमिका में है। चंद्रगुप्त जो मौर्य सम्राट का, आप कह सकते हैं कि फिर मौर्य सम्राट ही एक रूप में स्थापित हो जाते हैं। नंद मगध सम्राट, मगध जो है जिसको जीत कर ही मौर्य सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त उस गद्दी पे विराजमान होते हैं। तो ये नंद वंश का जो नंद है ये मगध सम्राट होता है। इसमें एक राक्षस है, राक्षस जो है मगध का अमात्य यानी वहां का मंत्री होता है। और वररुचि कात्यायन, ये क्या है? मगध का अमात्य। यानी मगध में कितने अमात्य हैं? कुल 2 अमात्य हैं। एक तो राक्षस भी है, दूसरा वररुचि कात्यायन भी है। तीसरा मगध में मंत्री भी है, मंत्री शक्टार है यहाँ पे। आंभिक, आंभिक कौन होता है? ये आंभिक जो है तक्षशिला का राजकुमार होता है। सिंहरण, ये मालोगढ़ मुख्य का कमार। पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा। ग्रीक ऐतिहासिक का पोरस, पर्वतेश्वर को कहते हैं। सिकंदर ग्रीक विजेता है, यानी पूरे भारत को ही नहीं कह सकते कि उस समय विश्व विजेता, एक विश्व जीतने के भ्रमण पे निकला था, उसी कड़ी में ये भारत को भी जीतना चाह रहा था। तो ग्रीक है, ग्रीक विजेता है ये। और फिलिप्स इसी सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति कौन थे? तो चंद्रगुप्त के पिता जो है ये मौर्य सेनापति थे। इना सॉक्रेटिस करके ये सिकंदर का सहचर, यानी सिकंदर के साथ यदि आप देखें तो इसका क्षत्रप जो है फिलिप्स भी आया था। एना सॉक्रेटिस जो उसका सहचर था ये आया हुआ था।
देवबल, नागदत्त, गढ़मुख्य, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। कौन कौन? देवबल, नागदत्त, गढ़मुख्य, ये सभी मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस कौन है और मेगास्थनीज कौन है? तो यहाँ पे जो साइबर्टियस है और मेगास्थनीज है, ये यवन दूत हैं दोनों। साइबर्टियस और मेगास्थनीज यवन दूत है। गांधार नरेश, आंबिक का पिता है गांधार नरेश। शल्युकस, सिकंदर का सेनापति। डांडायन, एक तपस्वी के रूप में। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्त्री पात्रों के नाम भी दिए हैं। स्त्री पात्रों में देखें तो अलका, तक्षशिला की राजकुमारी है अलका। सुवासनी, शक्टार की कन्या, हमने देखा था शक्टार मंत्री था वहां पे मगध में, तो मगध में जो शक्टार है उसकी भी कन्या है और उसकी कन्या का नाम क्या है? सुवासनी, है ना। यहाँ पे जो कन्या है वो कन्या है सुवासनी। कल्याणी कौन है? तो मगध की राजकुमारी है, यानी नंद वंश में देखें तो जो राजकुमारी है वो कल्याणी है। शक्टार की पुत्री सुवासनी हो गई और तक्षशिला की राजकुमारी कौन हो गई? अलका हो गई। यहाँ पे नीला और लीला, ये इसी कल्याणी की यानी मगध की जो राजकुमारी कल्याणी है उनकी जो सहेलियां हैं, वो एक नीला है एक लीला है। इसके अलावा स्त्री पात्रों में मालविका, मालविका ये सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस की कन्या है, सेल्यूकस जो कि सिकंदर के साथ आता है, तो कार्नेलिया, इसी से बाद में चंद्रगुप्त का विवाह होता है। मौर्य पत्नी तो चंद्रगुप्त की माता। और एलिस कौन है? तो यही कार्नेलिया जो है, एलिस इसकी सहेली होती है। जैसे कल्याणी की नीला और लीला होती है, वैसे कॉर्नेलिया की जो सहेली है उसका नाम एलिस होता है। ये कुछ पात्रों के नाम यहाँ पे दिए गए थे कि कितने जो है पात्र हैं इसमें। अब हमने कहा कि ये पूरा नाटक जो है आपको अंक और अंक, यानी हमने कहा कि मान लीजिए नाटक में अगर 4 अंक है तो ये हर एक अंक अपने आप में दृश्य में विभाजित है। तो ऐसे में हम जो सबसे पहला अंक इसमें पढ़ेंगे, ये हमारा पहला अंक है। और इस अंक में जैसे होता नहीं कि आपने नाटक पढ़ना है, फिर एक एक करके आप देखते हैं पर्दा गिरता रहता है, दृश्य आता रहता है। तो यदि हमने कहा कि ये पूरा एक अंक है तो इसमें 1 दृश्य, 2 दृश्य, 3 दृश्य, 4 दृश्य, ऐसे करके टोटल पहले ही अंक में आपको 11 दृश्य देखने को मिलेगा और हम एक एक अंक के साथ दृश्य बताते चलेंगे। ये जो पहला अंक है, इसमें जब नाट्य मंचन होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको क्या दिखेगा? तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है और चाणक्य और सिंहरण, जो यहाँ पे चाणक्य है और सिंहरण है, ये इसका सबसे पहले यानी पहले स्थान में आप देखेंगे। तो आपको एक तरफ तक्षशिला, यानी गुरुकुल में सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसे आजकल स्कूल में जाते हैं वैसे उस समय गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। तो क्या होता है कि कथानक में तक्षशिला का एक गुरुकुल है, गुरुकुल के मठ में सारे जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि उस समय तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो लोग जो थे, विद्यार्थी जो थे वहां पे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। तो ऐसे में तक्षशिला का जो गुरुकुल था, मठ था, वहां पे जो चाणक्य, क्योंकि चाणक्य गुरु थे और सिंहरण इनके शिष्य थे। सिंहरण वो मालोगढ़, मुख्य तौर पे देखे तो मालोगढ़ का ये कुमार था सिंहरण। तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे? अब देखिए यहाँ से बात शुरू होता है, आपको इसलिए बार बार ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला जो है अंक है, उसमें पहला दृश्य है जिसमें हमें तक्षशिला का गुरुकुल दिख रहा है। वहां पे 2 लोग बात कर रहे हैं, एक उनके गुरु है चाणक्य, दूसरे कौन है बात करें? सिंहरण। ये नाटक का शुरुआत है। चाणक्य जो है वो कहते हैं, सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए मैं ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। यानी जो चाणक्य थे, आपने चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो इनकी आप कह सकते कि महत्वपूर्ण किताब है, वो जबकि वो अर्थशास्त्र पे नहीं राजनीति शास्त्र पे लिखा है, तो वो अपने जो सिंहरण है अपने शिष्य से कहते हैं कि ये मेरा ऐसा लग रहा है कि गृहस्थ जीवन में मुझे प्रवेश करना है और ये जो क्लासेज आपकी चल रही है अंत वाली लास्ट वाली क्लासेज है, इसके बाद हो सकता है मैं गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश कर जाऊं। और ऐसे में अब जो गुरु दक्षिणा वगैरह था ये अंतिम ही था।
तो जो सिंहरण है यानी शिष्य अपने गुरु की ये बात सुन के तुरंत जवाब देता, आर्य। मालव जो है, क्योंकि ये मालव का राजकुमार था, मालवगढ़ का राजकुमार कौन था, सिंहरण। तो इसने कहा, आर्य मालव को जो है अर्थशास्त्र की उतनी जरूरत नहीं है, आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हो, उतनी आवश्यकता हमें अर्थशास्त्र की नहीं है जितना हमको अस्त्र शास्त्र की है। अस्त्र शास्त्र मतलब कि हमको क्या है, युद्ध का कला कौशल आना चाहिए, हमें पढ़ने पढ़ाने से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे देश में आक्रांता जो है वो नजर गड़ाए बैठे हैं, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य कहते, अच्छा अब तुम मालो जाकर क्या करोगे, यानी क्योंकि वो मालो का नरेश था सिंहरण। तो पूछे, एक बात बताओ, तुम मालो जाकर क्या करोगे। तो सिंहरण कहता है कि अभी तो मैं मालो नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। यानी वो कहता है कि मैं गुरुकुल में हूँ और मुझे यहाँ की ही राजनीति पर ध्यान देने के लिए वही चीज आज्ञा मिला है। चाणक्य कहते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं। अब यहीं पे पता चलता है कि जो आपका ये भारत देश है, यहाँ पे यवन के दूत आए हुए हैं। तो चाणक्य अपने शिष्य को इस बात से अवगत कराते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आर्यावर्त जो है, इसमें यहाँ पे जो यवनों के दूत हैं वो क्या करने आए हैं। तो उनका शिष्य कहता है कि मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ, मुझे ये बात पता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जानूं क्यों आया हूँ। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए, अब यहीं पे सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, यानी स्याही प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज द्वेष से, यानी जो उत्तरापथ का खंड राज है, यानी खंड यानी विखंडित राज्य है, वे द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। और जैसे ही ये कहते हैं, क्या नाम है, सिंहरण जैसे ही कहता है कि आर्यावर्त का भविष्य अब लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना रची जा रही है, और जो उत्तरापथ का खंडराज है वो द्वेष से यानी छल कपट इन सबसे वो जर्जर चूर हो चुका है। उतने में ही आप देखते हैं जब नाट्य पंचन होता है तो तेजी से विस्फोट होता है, और जैसे ही विस्फोट होता है, अब तक ये चाणक्य और सिंहरण में बातचीत चल रही थी, उतने में अचानक आम्भीक जो है और अलका, आम्भीक और अलका भाई बहन होते हैं। आम्भीक कौन होता है, ये तक्षशिला का राजकुमार होता है, जहाँ पे तक्षशिला में सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पे स्वयं चाणक्य स्टूडेंट को यानी शिष्य को पढ़ाते हैं, उसी तक्षशिला राज्य का ये क्या होता है, राजकुमार होता है आम्भीक। और जो है वही की ये क्या जो अलका, अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी यानी आम्भी की बहन होती है। उतने में ये दोनों वहां पे आ जाते हैं। आम्भी कहता है, कैसा विस्फोट, युवक तुम कौन हो, यानी सिंगरण से कहता है कि तुम ये क्या बात बोल रहे हो, तुम कौन हो, ऐसे तुम कैसे कह सकते हो। सिंगरण कहता है, मैं एक मालव हूं। आम्भी कहता, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंगरण कहता है, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। तो सिंगरण बताता है कि मैं क्या हूँ, कि तक्षशिला जो गुरुकुल है इसी का मैं एक छात्र हूँ, मालो नहीं बल्कि यहाँ का छात्र हूँ। तो आम्बिक कहता है, देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो। सिंगरण कहता है, कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालो को या मालो का जो है उसको वंशानुगत चरित्र में मिला है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। तो ये बहुत ही विनीत भाव से विनम्रता से जो है बात करता है। हालांकि उसी तक्षशिला में ये राजकुमार क्या है, आम्भिक जो है ये भी पढ़ रहा है, और साथ ही साथ उसी में शिक्षा ग्रहण कर रहा है क्या, सिंहरण भी। लेकिन सिंहरण दूसरी जगह से पढ़ने आया, मालो से पढ़ने आया है, और ये जो है वहीं के तक्षशिला नरेश का पुत्र है और भावी राजकुमार है। तो इसको बहुत गर्व है, और ये बिल्कुल डर नहीं रहा है किसी से। इसने सीधे सीधे बोला कि देख रहे हैं तुम बहुत दुर्विनीत काम कर रहे हो। तो सिंहरण बड़े विनम्रता से कह रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, मालो का जो वंशानुगत यानी हमारे जो चरित्र में है, वो हमारे चरित्र में है निर्भीक होना, यानी बिना डरे बोलना बोलना, ये तो हमारे चरित्र में है। और मैं तो ये तक्षशिला की शिक्षा से भी तो यही ग्रहण कर रहा हूँ कि मैं डरूं क्यों किसी से। आम भी को इस पे और क्रोध आता है। कहता, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें भी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इससे कुछ हाथ है। तो अपने गुरु से भी कह रहा है कि क्या तुम भी मतलब इसमें कुछ मिले हो। चाणक्य चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। उनको लगता है ये उद्दंड का स्वभाव का है ही, और ये तो खुद ही कुछ चक्र में फंसा हुआ है। आम भी क्रोध ही मतलब उसका मुंह लाल हो जाता है क्रोध से। कहता, बोलो ब्राह्मण, यानी चाणक्य को कहता, बोलो ब्राह्मण,
मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पल कर। अब यहाँ पे देखिए किसने कहा कि मेरे ही राज्य में रहते हो, मेरे ही अन्न से पल कर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्र का सृजन तुम करते हो। अब चाणक्य को गुस्सा आया कि ये कल का छोकरा बहुत बोल रहा है। कहते सुनो राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर ही जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। अब आम्भीक जो है वह काल्पनिक महत्व माया जाल है। आम्भीक कहता है वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो चाणक्य कहता है शो कैसे होगा अविश्वासी छत्री, इसी से दस्यु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कागार पर खड़ी है, धक्के खा रही है, मैं देख रहा हूं। तो आम्भी को इन सबसे फर्क थोड़ी पड़ता है, वो तो एक तरीके से खुद ही कुचक्र में फंसा है, यौनों के हाथे बिका है। तो आम्भी कहता है और तुम बक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंगरड़ कहता है विद्यार्थी और कुचक्र, यानी विद्यार्थी कुचक्र रह सकता है? असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठिन हो या कठोर हो, जो यौवने की मित्रता के लिए स्वयं वाल्हीक तक। इतने में आम्भीक जो है कहता बस बस दुधर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है। मतलब आम्भीक सिंगरड़ से पूछता तू चाहता क्या है, क्यों तुम लोग इस तरीके से कुछ चक्र रच रहे हो या ऐसी बातें कर रहे हो। सिंगरड़ कहता कुछ नहीं। आम्भीक कहता नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। अब उसको गर्व है कि मेरे ही यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो तक्षशिला में और तुम नहीं बताओगे। सिंगरड़ कहता है कि गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा ही सिरोधार है। कितनी बड़ी बात कहा कि तुम तो खुद ही कल के एक शिष्य हो यहाँ पे, बस तुम यहाँ के क्योंकि राजकुमार हो तक्षशिला के, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा भी जवाब दूं। सिंगरड़ ने कहा मैं किसी का जवाब नहीं देता, मेरे अगर गुरु कहते, मेरे आचार्य कहते तो उनका ही आज्ञा सिरोधार है, तुम कौन हो। अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है राजकुमार। अब इतने पे जो है इनकी जो बहन है अलका, वो भी वहीं पे पढ़ती है, राजकुमारी है तक्षशिला की अलका जो है आम्भी की बहन। कहते भाई इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। अब देखिए वो बहुत ही मोहित हो जाती है, बात जब तर्क कुतर्क चलता है तो कहती है भाई इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, या अवज्ञा भी, ये अवज्ञा भी स्पृढ़ी है, जाने दो। आम्भी गुस्सा जाता अपनी बहन पे कि बड़ा फेवर कर रही है इनका। कहती चुप रहो अलका, ये ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ तो रहस्य है। अब इतने में चाणक्य कहता है कि मूर्ख बच्चे, तुमको कल के छोकरे हमने ही पढ़ाया और वो चुपचाप मुस्कुराते रहते, कुछ कहते नहीं है। अब सिंगरड़ है, कहता हाँ हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सूख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार, संभवत तक्षशिलाधीश वाल्हीक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आम्भिक पैर पटक कर गुस्से में कहता ओह असहनीय युवक, तुम बंदी मतलब उनको कहता है सिंगरड़ को कि तुम बंदी हो, यानी अब बंदी बना लिए जाओगे। सिंगरड़ कहता है कदापि नहीं, मालो कदापि बंदी नहीं हो सकता, यानी मालो का राजकुमार बंदी नहीं हो सकता। आम्भिक इतने में गुस्से में अपना तलवार खींच लेता है। तो वहां पे चंद्रगुप्त जो है उसी तक्षशिला में चंद्रगुप्त भी पढ़ता है, ये सारे शिष्य वहीं पे पढ़ते हैं, मतलब जो तक्षशिला का गुरुकुल होता है वहीं पे ये आम्भिक भी अलका भी शिक्षा ग्रहण करती है, सिंगरड़ भी करता है और चंद्रगुप्त भी ग्रहण करता है। अब जो वो तलवार खींच लेता है इतने में प्रवेश होता है चंद्रगुप्त का, वो ऐसा प्रवेश करता है, कहता है ठीक है प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, यानी प्रत्येक निरपराध आर्य जो है वो स्वतंत्र है,
उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। यह क्या राजकुमार खड़ग को कोस में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग से कहते हैं, वह तो स्वर्ण से भर गया है। यानी वो कहते हैं कि आपके यहाँ कोस में क्या ये तलवार रखने की जगह नहीं, जो तलवार यहाँ निकाले घूम रहे हो। तो सिंहरण व्यंग से कहता है वो तो स्वर्ण से यानी सोने से भरा हुआ है। आंभिक तो कहता है फिर गुस्से में कि तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालो को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा तुम्हें, मृत्युदंड। अब चंद्रगुप्त कहता है कि क्यों, क्या वह एक निसहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए? बहुत ही तार्किक बातें करते हैं। आंभिक जो है तलवार चलाता है, चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोक लेते हैं। आंभिक की तलवार छूट जाती है, वह निसहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में उनकी बहन जो अलका होती है, जो कि तक्षशिला की राजकुमारी होती है, वो आ जाती है। अब सिंहरण जो है वो कहते हैं कि वीर चंद्रगुप्त बस जाओ जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है। यानी सिंहरण चंद्रगुप्त को रोक देते हैं और जो है आंभिक को कहते हैं जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा तुम स्वयं करो। इतने में चाणक्य बस देख ही रहे थे सब। चाणक्य कहते हैं राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। यानी अपने भाई को बहुत ही ज्यादा जो क्रोध की अग्नि में जला जा रहा है, अलका से कहते हैं चाणक्य कि तुम आंभिक को लेके जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं होता है। विश्वास रखना इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुंचे। अलका जो है वो कहती है ऐसा ही होगा, चलो भाई। तो अपने भाई को कहती है कि चलो। भाई तो बिल्कुल सनकी रहता ही है। क्षुब्ध आंभिक उसके साथ चला जाता है। अब चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, यानी तक्षशिला को अब छोड़ दो, और सिंहरण तुम भी छोड़ दो। चंद्रगुप्त कहते हैं कि आर्य हम मागध हैं, यानी मगध के हैं, और यह मालव का है। यह अच्छा होता है कि यही गुरुकुल में हम लोग सस की परीक्षा भी दे देते। चाणक्य कहते हैं क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों सी चपलना, यानी बालकों सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं है। यानी बालक बच्चों जैसे चपलता दिखा रहे हो, वो चीज यहाँ सही नहीं है। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। यानी समय आए तो करो, ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन अकारण अगर रक्तपात करते हो तो वो नीति के विरुद्ध, वो चीज सही नहीं है। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का आर्य, यानी संसार भर की जो नीति है और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, यानी सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। यानी जो अभी तलवार खींच के उस तरीके से आंभिक के सामने किया था, तो वो चीज जो है चाणक्य को सही नहीं लगा कि फालतू के रक्तपात करने के लिए तुम तैयार हो गए, कोई मतलब था उसका, तो तुम लोगों ने चपलता दिखाई। तो फिर चंद्रगुप्त अपने गुरु को कहता है क्यों ना दिखाता, क्योंकि वो मेरा मतलब वो तो नहीं कि जिगरी दोस्त है, उसका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है। तो इसलिए कहता है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ तो मुझे यही समझ में आया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं है, वही दिव्य जीवन है। और मेरा दोस्त जब संकट में है तो मैं तलवार ना खींचूं तो क्या करूं गुरुदेव? चाणक्य कहते हैं कि देखूंगा इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहां तक उत्तीर्ण होते हो। तो यहीं से ये इंडिकेट कर देते हैं कि जब तुम आत्मसम्मान की बात करो, अपने मित्र को आत्मसम्मान की वजह से बचाने के लिए तुम तलवार खींच सकते हो, तो भविष्य में जब आर्यावर्त पे इस तरीके से दुष्चक्र रचा जा रहा है, जब आर्यावर्त पतित हो रहा है, तो देखते हैं उस समय तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करते हो, कैसे उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण कहता है आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। यानी चाहे वो मालव हो, चाहे मगध को जीतना हो, वो कहते हैं कि चाणक्य से कि गुरुदेव आपका अगर हम लोगों पे आशीष बना रहा तो हम जरूर सफल होंगे। चाणक्य कहते हैं तुम मालव हो और ये मगध है, यानी अपना ही आर्यावर्त अगर भारत ही देखे तो खंड खंड बटा है। तुम मगध के राजकुमार, वो तक्षशिला का राजकुमार, वो मालव का राजकुमार। अब किसी पे आक्रमण हो रहा है तो तुम सारे सक्रिय होगे कि नहीं होगे ये तो नहीं पता ना।
तो कहते कि तुम मालो हो या मागध, यही तुम्हारे मान का औशान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होता। मालो हो या मगध, मालो और मगध को भूल कर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वो मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभिक जो है, यानी कहा कि जो है ये यहाँ पे इस तरीके से आपने देखना है। फर्स्ट वीडियो जरूर अच्छे से देखिए, समझिए उसको। इन्होंने कहा कि ये जो पर्वतेश्वर है पंचनद नरेश, ये जो है प्रस्ताव जो ठुकरा दिया था, जो अंबिक के मन में सूल की तरह गड़ गया है। तो ये जो अंबिक है, अब जो यवन आक्रमणकारी है उनकी ये क्या करेगा, मदद करेगा। इसे ये नहीं पता मूर्ख को कि जब यवन आएंगे तो वो किसी को भारत में नहीं छोड़ेंगे। और कोई यहाँ मगध का है, कोई मालव का है, ये तो पूरा भारत अलग अलग अखंड है ना। खंडित तो मतलब कि एक तरीके से अखंड मतलब एक तो है नहीं, यानी किसी एक पे आक्रमण हो रहा है, इसकी क्या पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि सब लोग उसके लिए लड़ेंगे कि नहीं, भारत में किसी को एंट्री नहीं करना है, ऐसा तो है नहीं। तो कहते हैं ये तो मूर्ख है, इसका क्षुद्र हृदय है, और ये तो देखिए यवनों का स्वागत करने के लिए तैयार है। और जब ये स्वागत करेगा तब तो आर्यावर्त का सर्वनाश तो सुनिश्चित है। तो चंद्रगुप्त कहते गुरुदेव विश्वास रखिए, ये सब कुछ नहीं होने पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं साधु, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर, यानी अपने यहाँ खुद जाकर देखो, साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊंगा। तो ये कहते हैं कि मैं पंचनद नरेश से जाकर मिलता हूँ, फिर वैसे ही मिलते हुए मगध आऊंगा। और सिंहगढ़ तुम भी सावधान हो जाओ। सिंहगढ़ कहता है आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। तो ये किसने स्टेटमेंट कहा, सिंहगढ़ ने कहा अपने गुरु की कि आपका जो आशीर्वाद है वही मेरे लिए रक्षक है। अब इतने में चंद्रगुप्त हैं और चाणक्य जो हैं, यहाँ पे देखिए कि जो चंद्रगुप्त हैं और चाणक्य हैं, इनका जो है प्रस्थान होता है, वहां से ये लोग चले जाते हैं। तो पहले में आपने पहले अंक का पहला 11 दृश्य में पहला जो दृश्य था वो गुरुकुल के मठ में बातचीत चल रही थी, चाणक्य, सिंहगढ़ और सभी ये लोग थे। अब एक एक करके वहां पे अब देखिए सिंहगढ़ जो है, अब क्योंकि जाने को तैयार ही हो रहा था, एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। ये कौन कहता है कि एक अग्नि में गंधक का स्रोत जो है वो आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्र धनुष सी विजय माला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत है। इतने में अलका जो है वहां पे मयूर के वो सिंहगढ़ के पास आती है। अलका कहती है मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया, यानी छोड़ा नहीं तुमने तक्षशिला को। सिंहगढ़ कहता क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ। तो अलका कहती नहीं, मैं तुम्हारे सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण नहीं था। जिसका जो मार्ग है उस पर वो चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य जो है दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहगढ़ कहता है कि परंतु भद्रे जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है। अलका कहती है किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी उसे समझाती है कि जीवन में अपने भी तो सुख और जीवन के बारे में ख्याल रखना चाहिए। तो सिंहगढ़ कहता है कि मानो कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। बात बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि सही कहा गया कि एक व्यक्ति जो है कब वो जो है दानों से दुर्दांत बन जाए या पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी वो कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत जो है वो सुखों के लिए सोच क्यों, यानी अतीत जो बीत गया
उन सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, क्यों आने वाले भविष्य के लिए हम डर करें। और वर्तमान का मैं अपने अनुकूल, जो वर्तमान है उसको मैं अपने अनुकूल तो बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। तो जब ये सिंगरण कहता है तो अलका कहती है कि मालो तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। तो सिंगरण कहता है राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावर्त है, इसलिए मैं। तो यहाँ पे वो कहता है ना कि देखिए अब ये चीज जो शिक्षा चाणक्य की ने दी थी कि अगर आप लोग खंड खंड भारत के बारे में सोचोगे तो कभी आप अखंड भारत या आर्यावर्त को बचा नहीं पाओगे। तो अपना अगर आप हमेशा किसी से ऐसे बोलते हो कि मैं मालव का हूँ, कोई कह रहा मगध का हूँ, कोई कह रहा तक्षशिला का, ये नहीं कह रहे हो कि हम भारत के हैं। जैसे हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ के निवासी, तो हम कहेंगे यूपी के। यूपी के तो हैं, आपका वो सेकंड प्राथमिकता, पहले कहेंगे हमारा भारत देश सर्वोपरि है। तो वही चीज यहाँ पे सिंगरण ने कहा, मैं मालव का या गांधार का ही नहीं हूं, संपूर्ण आर्यावर्त का हूं। अलका आश्चर्य से, क्या कहते हो। सिंगरण, गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उनके पतन को यानी वो नष्ट हो रहा है तो मैं अपना ही अपमान समझता हूं। अलका निश्वास लेकर, यानी अलका को बहुत अच्छा लगता है कि कितना समझदार है ये और ये किसका भाई है। तो कहती है इसका मैं अनुभव कर रही हूं, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालो वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूं, तुमसे अनुरोध करती हूं कि तुम शीघ्र गांधार को छोड़ दो। मैं आंधी को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। यानी वो समझाती है क्योंकि उसका भाई जो है गुस्से में गया है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर हमला करे या ये संकट में है, तो वो समझा देती है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। सिंगलर कहता है अच्छा राजकुमारी, तुमने स्नेह से अनुरोध किया तो मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना ना पार कर सकती तो। अलका कहती मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम। सिंगरण, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र मैं सिंगरण हूँ। अलका, अच्छा फिर मतलब कि फिर कभी हम मिलते हैं। और इतने में दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। और इस तरीके से आप देखते हैं कि जो पहला दृश्य था, यानी चाणक्य में सारे लोगों की मुलाकात, और मुलाकात के बाद एक एक करके चले जाना, और चाणक्य यहाँ पे अलका जो है वो स्नेह से जो है उसके प्रति आकर्षित भी होती है सिंगरण से, और सिंगरण की रक्षा के लिए वो कहती है कि तुम भी चले जाओ यहाँ से। तो ये जो पहला आपका अंक है, उसका पहला दृश्य यहाँ पे वो समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरा दृश्य है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी नाटक आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम दूसरा दृश्य सेकेंड पार्ट में करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कंप्लीट आप सुनिएगा।